नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया गया टेस्ट सीरीज 2। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। पूरे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, मैथ और रीजनिंग को भी। आप इसे पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ह्यूज रोज। ह्यूज रोज ने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। ह्यूज रोज ने 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी को पराजित किया था। और ह्यूज रोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र महिला मर्द थी। भारतीय विद्रोहियों में से यही एकमात्र महिला मर्द थी। अगला है, हाल ही में किसने 2023 यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है? यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है 2023 का। और इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर। अब्दुल्लाही मायर ने 2023 यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है। और ये किस लिए जीते हैं? तो केन्या के भीड़ भाड़ वाले दाबाब शरणार्थी शिविरों में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देकर शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए अब्दुल्लाही मायर को 2023 यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी यूएनएचसीआर संगठन को 2 बार 1954 तथा 1981 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम क्या है, ये बताना है। सुमेलित क्रम है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और बाकी सभी 5 जगह चुनाव हुआ है और उसमें कई बदलाव हुआ है। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में श्री लाल दुहोमा पदभार ग्रहण किए हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया है। और भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। और विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1935 ईस्वी में। बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ। बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ, अतः इसमें लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया। बर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। इनमें से कौन है जो सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, म्यांमार। बांग्लादेश से सीमा कितना है? तो 4096 किलोमीटर। चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से है 3323 किलोमीटर। और म्यांमार से कितना है? 1643 किलोमीटर। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल से है 1751 किलोमीटर। भूटान से कितना है? भूटान से है 699 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से है तो कितना है? तो 106 किलोमीटर। अगला है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को बीच की सीमा रेखा है। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यह है यूएसए प्लस कनाडा के बीच है। और 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं समानांतर रेखा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शंघाई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2004 को इसकी 2014 को 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुआ था। और केबी कॉमथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष थे, केबी कॉमथ। और इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया है, जिसका प्रारंभिक पूंजी 100 अरब डॉलर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। क्या है? डिल्मा रूसेफ है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। अगला है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला जनजातीय खेल महोत्सव का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। अगस्त 2023 में पुस्तकालय महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये दिल्ली में मनाया गया था। क्या? तो पुस्तकालय महोत्सव। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ है।
कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार की सम्मानित राशि कितना है, तो 5 लाख रुपया है। कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा कवि माना जाता है और ये महानतम शासन चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में रहते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा और ये कालिदास की महानतम कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम खाली स्थान प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 MMT। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन 2050 तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को 25% तक आपूर्ति कर सकता है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहट में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मालगुडी डे के रचनाकार कौन है। मालगुडी डे के रचनाकार कौन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R.K. नारायण। R.K. नारायण के अन्य प्रसिद्ध रचना है स्वामी और उनके दोस्त, दूसरा है द डार्क रूम, तीसरा है द गाइड, चौथा है मालगुडी का आदमखोर और द इंग्लिश टीचर। ये सभी जो है R.K. नारायण के है रचना। नेक्स्ट है फिजी देश की राजधानी कौन सी है, फिजी देश की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुवा। फिजी देश की राजधानी क्या है, सुवा। फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित देश है। फिजी में भारतीय मूल का जनसंख्या अधिक है। और अगर हम बात करते हैं मॉरिशस की राजधानी, पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी, ये मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और सूरीनाम की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है, तो परामारिबो। सूरीनाम की राजधानी जो है परामारिबो। किंगस्टन, किंगस्टन किसकी राजधानी है, तो सेंट विसेंट की राजधानी है किंगस्टन। सेंट विसेंट की राजधानी है किंगस्टन। नेक्स्ट है दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार किस देश की मुद्रा है, आंसर हो जाएगा सी, इराक देश का मुद्रा जो है वो है दिनार। अगर हम चीन की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है, तो वो है युआन। और ईरान की मुद्रा की बात करें तो युआन की मुद्रा है रियाल। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। क्या है, रुपया है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसआई में, बिहार जो है वो एसआई में पूछा गया था। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, वो रुपया है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, साइना नेहवाल, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन से जुड़ी हुई है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है। नेक्स्ट है दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया। दिल्ली के राजपथ का नया नाम, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किंग्स बे का नाम बदलकर 1955 में राजपथ किया गया था। क्या किया गया था, राजपथ किया गया था। और 2022 में नाम बदल के उसे कर दिया गया है कर्तव्य पथ। पहले क्या था, तो किंग्स बे था, किंग्स बे था। अगला है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों की औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों की औसत वेतन 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ कह क्या रहा है कि 5200 है और महिला का 4200 है। अब इसका अगर हम निकालते हैं तो कितना है, सभी कर्मचारियों का औसत 5000 है, तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 200, ये 4:1 आ जाएगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 4/5 × 100 बराबर 80%। हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ परसेंट। यहाँ पर सीधे रख देंगे 689 गुना 100/100 प्लस 6 बराबर आ जाएगा हमारा 650। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। यानी एक्स है जो 8 दिनों में और ये वाई 10 दिनों में करता है, दोनों साथ करेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 40, इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 इकाई हो जाएगा। यानी 40/5 9 से डिवाइड कर देंगे, 4/4/9 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 63 और 105 से
भाग देने पर प्रत्येक हालत में शेष जो है वो 4 बचते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें से 63 105 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 315 होगा। तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा 315 प्लस शेष कितना बच रहा था 4, यानी होगा 319। आंसर हो जाएगा बी। रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितनी राशि में बेचना पड़ेगा। तब वस्तु का क्रय मूल्य जो था कितना था, क्रय मूल्य जो था कितना था 14,360 था। ढुलाई पे खर्च कितना हुआ, तो ढुलाई पे खर्च हुआ 240। अब कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 14,600 रुपया। लाभ कितना कमा रहा है, तो लाभ बराबर 15%। तो हमारे पास विक्रय मूल्य हो जाएगा 115/100 गुना 14,600, तो हमारे पास आ जाएगा 16,790। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बी 16,790। ये 20वें नंबर प्रश्न था। नेक्स्ट है, एक संख्या को 7.11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्या में से बड़ी संख्या कितनी थी। माना कि प्रारंभिक संख्या जो था वो कितना था 7x और 11x था। क्या था 11x था। अब 7x + 6 किया गया और 11x + 6 किया गया तो हमारे पास आ गया 5/7। अब इसे सिर्फ सोल्व कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 49x + 42 बराबर 55x + 30। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। तो प्रारंभिक बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 11 गुना 2 मतलब 22। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। √0.9 का मान पता लगाए कितना होगा, तो √0.9 का मान होगा 0.948। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है। तब माना कि अगर भिन्न क्या है x/y है, उसमें से क्या है 1/6 में x/y घटाएंगे तो 1/13 आएगा, ये प्रश्न में कह रहा है। तो x/y बराबर हो जाएगा 1/6 - 1/13 बराबर हो जाएगा 13 - 6/78 कल्ट हो जाएगा 7/78। तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/78। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। तो मिश्रधन जो हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 924। दर कितना है, वो है 8%। और समय जो है समय दिया हुआ है 6.3/4 बराबर हो जाएगा 27/4 वर्ष। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन हमें x है तो साधारण ब्याज निकाल देंगे कितना, तो x गुना 27/4 गुना दर कितना है 8%/100। ये साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना। और जब इसे हम सोल्व करेंगे मिश्रधन बराबर से, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास कितना था, तो मूलधन हमारे पास x था और ब्याज आया है, जब सोल्व करेंगे ये तो 27x बट्टा कितना आ रहा था 50। तो 27x/50। अब मिश्रधन दिया हुआ है 924, यानी 924 से इक्वेट कर देंगे। हमारे पास जो आएगा x का मान वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 600 रुपया आ जाएगा, यानी मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा 6A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 156 भागा बड़ी ब्रैकेट 47 प्लस छोटी मझली ब्रैकेट 105 भागा 25 - 120 भागा 6 गुना 5 पे रेकरिंग है। सबसे पहले इसका हल होगा तो ये हो जाएगा 6×5 = 30। उसके बाद हम इन दोनों को 120 में से 30 से भागा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 25 - 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21। और 21 में से 105 भागा 21 अगर करते हैं इन सब को तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 मरतबे। कितना आ जाएगा 5 मरतबे कट जाएगा, यानी हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 156 भागा 47 अब प्लस जो आ जाएगा कितना 5। और ये छोटी ब्रैकेट में होगा 47 + 5 से कामन हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 156 भागा 52 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1,60,000 की एक राशि धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन जो हमारे पास दिया हुआ है
वो 1,60,000 दिया हुआ है, 1,60,000। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 2 वर्ष। दर जो दिया हुआ है वो है 10%। चूँकि ब्याज छमाही समायोजित होता है तो दर बराबर जो हो जाएगा 10/2 बराबर 5%, और समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। समय बराबर हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100⁻n-1। इतना कर देना है और इसी में ये मान सभी रख देना है जो ऊपर दिया हुआ है। आइए रखते हैं, 1,60,000 हो जाएगा। इसे 1 + 5/100⁻4-1, और इसे सोल्व कर दीजिएगा तो हमारे पास लास्ट में जो आएगा वो आएगा 841 × 41 यानी 34,481। थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो इतना ही आएगा, 34,481। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 3, 4 और 9 चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात करें। 3, 4 और 9 खाली स्थान चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा 27वां नंबर के 3:4 समानुपात 9:1 इस तरह है। तो 3 × x हो जाएगा बराबर 9 × 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ और ये एक साथ होता है। हमारे पास जो आ गया वो कितना हो जाएगा? x बराबर 12। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1/2 + √3 का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे सोल्व करते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है कि 1/2 + √3, इसको गुना कर देंगे ऊपर नीचे कितना से? 2 - √3/2 - √3 से, क्योंकि काटेंगे तो 1 आएगा, सेम ही आएगा। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा 2 - √3/2 + √3 × 2 - √3। बस इसे सोल्व कर दीजिएगा। a² - b² बराबर a + b × a - b के फॉर्म में, और हमारे पास आ जाएगा 2 - √3/1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक लड़का 10 किलोमीटर/आवर की गति से दौड़ रहा है। उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? चाल क्या है? 10 किलोमीटर। चाल क्या है? 10 किलोमीटर/आवर। 10 किलोमीटर/आवर यानी 10 × 5/18 से कर देंगे डिवाइड, तो 25/9 मीटर/सेकंड हो जाएगा। अब जो हमारे पास कुल दूरी है, कुल दूरी क्या है? वर्गाकार पार्क का दूरी कितना हो जाएगा? 4 × 1 भुजा 50 दिया हुआ है यानी 200 मीटर है। तो हमारा समय निकल जाएगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल यानी 200 बटा कितना हो जाएगा? 25/9। आंसर आ जाएगा 8 × 9 बराबर 72 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 72 सेकेंड। अगला है रेल नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो? यानी खर्च के नियत होता है तो खपत प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाता है? खपत प्रोपोर्शनल टू 1/, मूल्य हो जाता है, 1/, मूल्य हो जाता है। अब प्रारंभिक की कीमत अगर 100 है, अंतिम कितना हो गया? 110 है। ये कीमत की बात करते हैं तो खपत कितना हो जाएगा? खपत 110 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा अंतिम। तो खपत में कमी आप इस तरह शुरू करें। खपत में कमी बराबर हो जाएगा 110 - 100 बराबर 10 इकाई। कितना हो जाएगा? 10 इकाई। तो खपत में परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा? तो हमारे पास 10 आ गया है गुना 100 बटा कितने में? 110 में। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आएगा 1/11%। 1/11% यानी 9.1/11%। आंसर हो जाएगा बी। अगला है विश्व एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? विश्व एशियाई खेल, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जापान में होगा। विश्व एशियाई खेल 2026 जापान में आयोजित किया जाएगा। और पहली बार एशियाई खेल हुआ था कब? 1951 में जो हुआ था वो भारत में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? भारत में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और दोबारा भी 1982 में भी कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। और 19वें एशियाई खेल जो हुआ 2023 में वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ चीन में। 19वें एशियाई खेल जो हुआ चीन के अथी में हुआ, झांगझोंग में आयोजित किया गया था
19वें एशियाई खेलों में कुल भारत 107 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान रहा था। और कितने, तो इसमें से 28 स्वर्ण जीता था, 38 रजत और 41 कांस्य जीता था। नेक्स्ट है मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए और इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई। नेक्स्ट है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, 84वें ग्रैंड मास्टर, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनमोल रमेश बाबू। अनमोल रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर अनमोल रमेश बाबू बने। तेलंगाना के भूपल्ला परिणीत जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर थे, और आदित्य एस सामंत जो थे, आदित्य एस सामंत वो 83वें थे, भूपल्ला परिणीत 82वें थे, और पश्चिम बंगाल के सायंतन दास जो थे वो 81वें। ये हमारे पास कौन हो गए, 84वें हो गए। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय महाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ। पटना विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बिहार में अवस्थित कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता था। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार के प्रयास पर यूएन द्वारा 2015 में मनाना प्रारंभ किया। योग दर्शन के जनक पतंजलि थे, और इस साल जो 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 21 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो विश्व वानिकी, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन, ये सब सभी दिवस है जो 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मई को मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। जालियांवाला बाग कहाँ पर है, जालियांवाला बाग, सही आंसर हो जाएगा सी, अमृतसर में स्थित है। जालियांवाला बाग जाला नाम के सरदार का था, जो अब राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारा गया था। हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था। कांग्रेस ने इस पर पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल का क्या है, तो कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम वो केरल के शास्त्रीय नृत्य है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लावनी प्रसिद्ध है। और मणिपुरी जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, जल्लीकट्टी साढ़ों की लंबाई किस राज्य से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू साढ़ों की लंबाई तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू साढ़ों की लंबाई हिंसक और कानूनी रूप से अमानवीय होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आइसोबाथ कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं। और आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। और आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहेल सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। और एक पूछा जाता है आइसोनेव, तो मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। और वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, किसके बारे में कहा जा रहा है, आंसर हो जाएगा सी, बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। एडियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवा चलती है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति खाली स्थान के महीने में होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जून में। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है। 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबता चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणों का आपतन कोण कर्क रेखा पर 90 डिग्री तथा भूमध्य रेखा पर 66.5 डिग्री बनाता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी
पड़ती है। और 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूरज दिखता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? तबाकत ए नासरी का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिन्हाज उल सिराज। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना मिन्हाज उल सिराज ने किया था। मिन्हाज उल सिराज ने तबाकत ए नासरी की रचना फारसी भाषा में किया था। किस भाषा में ये किया गया था? तो फारसी भाषा में किया गया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? आंसर हो जाएगा ए रंगून भेज दिया गया। रंगून बर्मा देश की राजधानी था, अब इसका नाम ने पैताब है और वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार हो गया। बहादुर शाह सेकेंड जो था वो अंतिम मुगल शासक था और ये 1857 के सैनिक विद्रोह के नेतृत्व बहादुर शाह सेकेंड ने किया था। अगला है, भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1904 में। भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की रचना किसने की थी? मणिमेखलय, सही आंसर हो जाएगा सी सतनार। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की रचना सतनार ने किया था। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखलय यानी कोबलम एवं नर्तकी माधव की पुत्री की प्रेम कहानी का वर्णन है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी करना है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। इलांगो अडिगल कृत शिल्पादि करम है, इलांगो अडिगल। और जीवक चिंतामणि की रचना त्रुतक देवर ने किया था। अगला प्रश्न है कि एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है जबकि एक समूह का सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है, तो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आइए, 8 संख्याओं का माध्य कितना है? तो 12.5 है। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 12.5 गुना 8 बराबर 100 हो जाएगा। कुल 14 संख्याओं का माध्य क्या है? 14 संख्याओं का माध्य 14 है, तो उसका योग क्या हो जाएगा? तो 14 गुना 14 बराबर 196 हो जाएगा। तो शेष 6 जो संख्या है उसका माध्य क्या हो जाएगा? तो 196 माइनस 100 बटा 6 कर देंगे तो हमारे पास 96 बटा 6 आ जाएगा इक्वल टू 16। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। 16,380 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से में अनुपात 1:3, बी और सी के अनुपात में 2:5 और सी के हिस्से में 2:3। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई है ये देखना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। कितना निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। और एक है डी में भी है तो डी भी निकालना है। और इसे निकालने के लिए आप फार्मूला लगा लीजिएगा कि किस तरह निकालते हैं। अगर ये देखते हैं 1:3 और बी से कितना है 2:5 और सी डी में कितना है 2:3। यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2, यहाँ भी 2 लिख दीजिए और इसे गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और ये होगा 5 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 5 15 ये 45। हमारे पास निकल के ये आ जाएगा 4 12 30 45। अब सी का हिस्सा पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा हो जाएगा कितना है? सी 30 है। 30 गुना कितना टोटल है 16,380 और बटा हो जाएगा 4 + 12 + 30 + 45। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5400 रुपया। आंसर हो जाएगा 5400 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 20 खाली कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? इस प्रश्न को आइए सोल्व करते हैं। कह रहा है कि माना कि कुर्सी की संख्या कितना है? तो 22 है। बैठे लोगों की संख्या कितना है? 7/12 है। तो शेष कुर्सी कितना बच जाएगा? शेष जो बच जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो 22 - 7/12 यानी हमारे पास आ जाएगा कितना? 5/12 आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5/12 बराबर 20 हो जाएगा। तो 22 का मान कितना हो गया? हमारे पास 48 आ गया 22 का मान। अब कह रहा है कि माना लोगों की संख्या कितनी है? लोगों की संख्या जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा x।
तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कि 4x/7 बराबर 7y/12, यानी 7 गुना 48/12 बराबर 28। और ये 28 हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा x बराबर, यानी 4x/7 बराबर हो गया 28। तो x बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा 49। ये हमारा दूसरा निकल गया। अब हॉल में खड़े लोगों की संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 4x/7 बराबर 3x/7 रख देंगे मान 3 गुना x का 49/7 बराबर हो जाएगा 21। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप में की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। तो चलिए इसे इस तरह सॉल्व करते हैं। आइए इस साइड देख लेते हैं। कुल मूल्य कितना है 3872 रुपया, और उसमें कह रहा है कि 100/100 प्लस 10, क्योंकि 10% प्रति के चुकाना है स्क्वायर, प्लस 3872 गुना 100/100 प्लस 10। इस तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 3872 गुना 100/121 प्लस 3872 गुना 10/11। इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6720 रुपया। अब कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, कुल मिश्रधन जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 3872 गुना 2, यानी 7744 रुपया। तो ब्याज बराबर आ जाएगा कितना 7744 माइनस 6720 रुपया। आंसर हो जाएगा 1024 रुपया। सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिकथा अपनी पुस्तक 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह पुस्तक को 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचती तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। 50वां नंबर का प्रश्न है, माना कि सीपी जो है वो 100 यूनिट है। कितना है 100 यूनिट है। अब 100 को क्या करते हैं कि 15% की हानि पर करते हैं 15%, तो ये हो जाएगा 85 सेलिंग प्राइस। और अगर 10% के लाभ पे बेचते हैं, 10% के लाभ पे बेचते हैं तो ये हो जाएगा 110। इन दोनों के बीच जो क्या है वो 25 है। तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 150 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर होगा 150/25 है ना। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 150/25 गुना 100 बराबर 600 रुपया। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, वो आ जाएगा 600 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है कि x की आय y की आय से 80% अधिक है और z की आय x और y की कुल आय से 60% है, तो z की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। दशमलव के एक स्थान तक इसे सोल्व करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। कह रहा है कि x है, y है, z है। यहाँ पर कह रहा है x बराबर 100 है, y बराबर 180 है और z कितना निकालना है हमें। तो z निकालने के लिए क्या करना है 100 प्लस 180 का 60/100 यानी 60%, यानी कितना हो जाएगा 168 है। ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया z आ गया। अब कह रहा है कि x माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 168 बराबर 12। तो अभीष्ट कमी परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना x माइनस, यहाँ पर सोल्व करते हैं। अभीष्ट कमी जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा x माइनस जेड बटा x गुना 100। बस इसे कर दीजिएगा तो हमारे पास है आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.7%। कितना ए आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेधा को अपना बैग 300 में बेचने पर 60 की हानि होती है। 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितने रुपये में बेचना होगा। तो माना कि विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपया है, तो हानि कितना हो रहा है, हानि जो हो रहा है वो 60 रुपया। तो क्रय मूल्य इससे निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 300 प्लस 60 बराबर 360। अब लाभ कितना कर रहा है, लाभ परसेंटेज बराबर 15%। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है कितना 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। जब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 115
बटा 100 गुना 360 इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे तो 414 आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। 156, 312 और 195 का महत्तम समवर्ती क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 156 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 में। 312 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, क्योंकि यहाँ पर 13 और 3 ये सब मिनिमम है तो 13 हम देख लेते हैं। 195 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पर कॉमन क्या है वो देख लेना है। 3 13 कॉमन है, 3 13 कॉमन है, इसमें भी 3 13 कॉमन है। हमारे पास जो हो जाएगा महत्तम समावर्तक हो जाएगा 3 गुना 13 यानी 39। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया है। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता तो वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 माइनस छूट परसेंट। इसे रख दीजिए मान 840 गुना 100 प्लस 20 बटा 100 माइनस 30। आंसर हो जाएगा 1440। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 3 पुरुष और 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हैं तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है? यानी 3 पुरुषों की प्रतिदिन कमाई कितना है? 480 है। 5 पुरुषों की प्रतिदिन कमाई कितना हो जाएगा? तो 480 बटा 3 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो 4 महिला का प्रतिदिन कमाई 480 रुपया है, तो 7 महिला का प्रतिदिन कमाई 480 बटा 4 गुना कितना हो जाएगा? 7 बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 840 रुपया। अब कह रहा है कि 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है? तो 5 मैन प्लस 7 वुमेन की आय हो जाएगा 800 प्लस 840 यानी 1640 रुपया। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 13, 182 और 18 की बात किया जा रहा है। तो 13 गुना 13 प्लस 1 करेंगे यानी 13 गुना 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। उसी तरह 18 गुना 18 प्लस 1 करेंगे यानी 18 गुना 19 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 342। आंसर हमारे पास आ जाएगा 342, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या में वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या संबंध है। अगर 94 इससे माइनस इससे करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 94 माइनस 62 क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम करते हैं 43 और 81 को यानी 81 माइनस 43 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 38। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो दर्पण, परावर्तन, प्रिज्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिक्षेपण। जिस प्रकार दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है ठीक उसी प्रकार प्रिज्म में प्रकाश का परिक्षेपण होता है। चलिए अब दूसरा जो अक्षर समूह है पहले अक्षर समूह से संबंधित किस तरह है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। एफ से ओ गया, एफ से अगर हम ओ करते हैं तो ये कितना गया है? तो ये +9 गया है। और ओ से क्यू गया है तो ये +2 गया है। और सी से एल जो गया है वो गया है +9। यानी जो सीरीज हमारे पास आ रहा है एक बार +9 है, एक बार +2 है, एक बार +9 है, एक बार +2 है। उसी तरह अगर m को कहते हैं तब +9 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा v आ जाएगा। i से +2 करेंगे तो वो आ जाएगा k, n से +9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा w। तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा b सही। नेक्स्ट है अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का है। अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी का। जिस प्रकार पुस्तक से अध्याय होता है, पुस्तक में अध्याय होता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी में बोगी होता है।
किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, यह जो कथन था वो चित्तरंजन दास का था। और मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये सब काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये कहे थे अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। प्याज में क्या पाया जाता है? तो सल्फर गंधक पाया जाता है। प्याज जो है वो लिली एसी कुल का पौधा है और प्याज का सल्क कंद हम खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? भारत में कौन सी सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है शिवाजी सागर झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है। लॉकटेक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? लोकसभा के, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जबकि पास ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है। भारतीय शासन एक्ट 1935 के दिन प्रथम बार 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 16। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में राज्यसभा के 16 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में और कितना है? तो 403 है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है वो आयरलैंड से संबंधित है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे? आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था और ये 2 जुलाई 1972 को 2 जुलाई 1972 को ये समझौता किया गया था, शिमला समझौता। श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? और इसका आंसर हो जाएगी बी, माओ त्से तुंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में ही वर्ष 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। अगला है, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया की राजधानी का नाम, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। अंकोर वाट की मंदिर कंबोडिया में स्थित है और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड ने करवाया था। अगर हम बात करते हैं हनोई, तो हनोई किसका है? तो वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। यहाँ का जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है? वो डोंग है। अब पूर्वी तिमोर जो है, पूर्वी तिमोर के राजधानी दिल्ली है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की अगर हम राजधानी पूछते हैं तो वो हो जाएगा निकोसिया। खासी भाषा किस में सम्मिलित है? खासी भाषा, आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा है। खास ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया था जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 20 लाख। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आइए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा,
ये गलत है। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D(3) में अर्थात 243(3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि को समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला है, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है। एक तरफ बिहार सरकार की प्रमुख योजना है और एक तरफ प्राप्त राशि है, इनमें से कौन सुमेलित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में 1500 जो है वो रुपया दिया है। बिहार शताब्दी कुष्ठ योजना, बिहार शताब्दी जो होता है कुष्ठ योजना, इसमें 25,000, ये गलत है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 3500, ये गलत है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 25,000, ये गलत है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में कितना दिया जाता है, तो 20,000 रुपया दिया जाता है। और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में 30,000 दिया जाता है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में 1500 रुपया दिया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 3,000 रुपया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, वो है नीति आयोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन जो हुआ है वो कब हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो 16 गुना 7 करेंगे 112 होगा, 15 गुना 7 करेंगे 105 होगा, 17 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 119। लेकिन अगर 18 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 126, 128 नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए फिर से एक असंगत है, उसे समूह को चयन करना है। तो n से +3 जो गया है वो q है, और q से +3 है वो t गया है। m से +3 p गया है, p से +3 s गया है, और q से +3 t गया है, और t से +2 गया है, यानी +3 होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा c। एक निश्चित कूट भाषा में हॉकी को इस तरह लिखा जाता है, बॉक्सिंग को इस तरह, तो उसी भाषा में स्पोर्ट्स को किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना कि लिखा किस तरह गया है। तो यहाँ पर आप हॉकी इस तरह लिख लीजिए और यहाँ पर BNGXDJ लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, सभी में -1 किया गया है। तो क्या हुआ, H से G गया, और O यहाँ पर O से N है, और C से B है, इस सभी में -1 किया गया। ठीक उसी तरह इसमें भी जो है वो -KEY था, यहाँ पर सॉरी KEY था। तो K से जो हमारे पास है J गया है, -1 है, और E से D -1 है, और Y से X -1 है। तो इसी तरह बॉक्सिंग भी लिखा हुआ है। तो स्पोर्ट्स को हम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, तो स्पोर्ट्स को जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन C, नो RSQ। नेक्स्ट है, नीचे 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। गठिया, बाता रोग, सूखा रोग, उच्च रक्तचाप। और इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च रक्तचाप। गठिया, बाता रोग और सूखा रोग ये सभी हड्डियों से संबंधित है, जबकि उच्च रक्तचाप हृदय से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक को असंगत करना है। तो आइए चलिए असंगत करते हैं। 32, 43, 35, यानी 32 को अगर हम 3 और +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 43 को 4 और 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 5, 3, 8 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर 8 है वो 8 नहीं लिखा है, कितना पे 577 लिखा है। चलिए इससे देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 4 + 0 4 है, 6 + 3 9 है, 2 + 1 3 है। यहाँ तो सभी को जोड़ के क्या है, 7 + 1 8 है, 4 + 3 7 है, 5 + 2 7 है, 1 + 1 2 है, 6 1 7 है, 1 + 7 8 है। यानी तीनों जो है ये 2 संख्या को जोड़ा गया है। इसमें 5 3 8 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 7 है, तो असंगत यही है। 4 वर्ण समूह में फिर से संगत छांटना है। तो आइए छांटते हैं। ये किस तरह है, ए से माइनस अगर हम 6 करते हैं तो यू गया है, और यू से -5 करेंगे तो पी गया है -5, और पी से एल गया है तो -4 गया है। यानी यहाँ सीरीज है -6 -5 और -4 का। इसमें भी चेक करते हैं तो वही होगा, -6 -5, और ओ से एल गया है -3, यानी यहाँ पर -4 नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बी में ही मिल जा रहा है।
अक्षरों के उसी सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगा। तो वो रिक्त स्थान रखने पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। एक ही गैर मानक पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा। तो एक ही पासे की 2 स्थितियों में जब एक फलक समान हो तो समान फलक को क्लॉकवाइज बढ़ाने पर विपरीत फलक होता है। तो आइए इसमें देखते हैं 3 से। तो 3 5 6 हो जाएगा, 3 4 1 हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है 5 वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सी 4 होगा। यदि किसी कूट भाषा में हुक को SLLP लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में होप को क्या लिखा जाएगा। तो हुक को क्या लिखा गया है, SLLP यानी विपरीत स्थानीय मान है। H का विपरीत S है, O का L है, O का L है और K का विपरीत P होता है। तो होप को इसी तरह लिखेंगे, किस तरह, तो H का विपरीत S है, O का L है, P के K है और E के V होता है। तो आंसर होगा SLKV, आंसर हो जाएगा C। कार को 22, बस को 42, तो ट्रैम को क्या लिखेंगे। कार 3 + 1 + 18 किया गया है यानी 22, जो अल्फ़ाबेटिकली में है वही नंबर लिखा गया है। बस को लिखा गया 2 + 21 + 19 = 42। तो ट्रेन को लिखा जाएगा T का 20 हो जाता है, R का 18, A का 1 होता है, M का 13 होता है। आंसर हो जाएगा 52, आंसर B हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में बीम को EKJY लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में होल को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरह ये लिखा गया है। तो बीम को कैसे लिखा, B से E गया है तो +3 गया है, E से क्या गया +6 है, +9 है और +12 का सीरीज चला है। उसी तरह होप को लिखेंगे H + 3 = K हो जाएगा और वो +6 क्या हो जाएगा, वो +6 बराबर हमारे पास हो जाएगा U, IL + 9 U हो जाएगा, E + 12 Q हो जाएगा। आंसर निकल कर आ जाएगा D। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। और इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा क्या होगा, पहले इसे कर दें। 2 के हमारे पास Q करेंगे, 3 के Q करेंगे और 4 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 51 आ जा रहा है। 5 के Q, 8 के Q + 7 के स्क्वायर करें 686 है। उसी तरह 6 के Q और 1 के Q + 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 + 1 + 25 यानी हमारे पास आ जाएगा 242। आंसर हो जाएगा D। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से बताना है लुप्त संख्या क्या हो जाएगा। तो 16 × 2 32 हो जाएगा और 16 × 3 जो होगा वो 48 हो जाएगा और ये होगा 16 × 4 64 हो जाएगा। इसमें 17 × 2 34, 17 × 3 करेंगे तब ये कॉमन हो जाएगा और 17 गुना अगर हम 4 करेंगे तो 68 हो जाएगा। तीसरी पंक्तियाँ में करा 18 × 2 36 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 हो जाएगा। तो अगला जो है 18 × 4 हो जाएगा यानी 72। आंसर हो जाएगा B। निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ई को निरूपित करता है, वृत्त लोहारों को निरूपित करता है, आयत मछुआरों को निरूपित करता है। कितने लोग बढ़ई नहीं है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो D 10। दी गई आकृति में जो 10 है, 5 + 4 + 1 = 10 लोग बढ़ई नहीं है। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सेब, फल, गाजर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, तो ये फल हो जाएगा और सेब जो फल में आता है, गाजर फल में नहीं आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। आंसर हो जाएगा B, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला था। 1961 तक चला था। इस योजना में प्रोफेसर PC मालनोविस के मॉडल पर आधारित थी। यह योजना PC मालनोविस के मॉडल पर आधारित है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा B, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय सूचीबद्ध नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय जो है वो राज्य सूची से संबंधित है। रेलवे बीमा निगम कर संघ सूची से संबंधित है।
ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि कर। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत का कर लगाने की शक्ति नहीं है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क तथा स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए गए जाते हैं। और कृषि पर आयकर राज्य सरकार लगा सकता है, आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निफ्टी कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। फिरवानी समिति की रिपोर्ट पे किया गया था। निफ्टी 50 प्रमुख भारतीय उद्योग का स्टॉक इंडेक्स है। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? गरीबी रेखा का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के समय से ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का निर्धारण किया जा रहा है। भारत में गरीबी रेखा अनुमान के लिए कई समितियां का गठन हुआ है। अलग समिति का जो गठन हुआ था 1977 में, लकड़वाला समिति का गठन हुआ था 1989 में, तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2005 में, और रंगराजन समिति का गठन हुआ था 2012 में। ये जो 4 समितियां हैं वो गरीबी रेखा के अनुमान करता है, आकलन करता है। नेक्स्ट है CaCO3 CaO CO2 उपरोक्त अभिक्रिया में साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 का साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि जब रेखा ऐसे आएगी तो ये विचलित होकर कहाँ पे जाएगी? वो आधार की ओर मुड़ जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस की फोकस से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। चित्र ए में ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्री थे। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन स्विस भौतिक शास्त्र एवं गणितज्ञ थे। 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1933 में नाजियों ने आइंस्टीन को जर्मनी से निष्कासित कर दिया था, तब उन्होंने अमेरिका में शरण लिया था। नेक्स्ट है, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पटना एवं उलुबेरिया के मध्य पाई जाती है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की मात्रा के बढ़ने पर जल प्रदूषित होता है, बीओडी की मात्रा के कम होने पर जल साफ होता है। गंगा नदी में स्वतः शुद्ध होने का गुण सबसे अधिक है। बीओडी का सबसे स्टैंडर्ड मान 5 दिन बीओडी पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ये गलत है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, सही है। बी रुधिर वर्ग वाला में व्यक्ति में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी सही है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व अदाता है, ये भी सही है। और वो भी प्रश्न में कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव दे देता है, तो ए भी पॉजिटिव। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, कणिका। प्रकाश छोटे छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं जिसे कणिका कहते हैं, और उसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को पैकेट है, प्रकाश ऊर्जा का पैकेट है, यह फोटोन से बना हुआ है। नेक्स्ट है, टॉर्च, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। टॉर्च या सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, अतः यह प्रकाश पुंज का निर्माण करती है। गाड़ी के हेडलाइटों में समानता परवलयिक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? ग्लिसरॉल का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल है। प्रत्येक ALU के एक समय में कितने बिट्स डाटा को डिकोड करते हैं?
और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट्स डाटा को डिकोड करते हैं, तो आंसर होगा B 32 बिट का। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। और इसका आंसर हो जाएगा A 1842 ईस्वी में। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष टेनिस खिलाड़ी, महिलाएं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। अगर ये टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी तो इसमें कुछ पुरुष हो सकते हैं और कुछ महिलाएं हो सकते हैं। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा B। दी गई सीट को मोड़कर एक घन क्यूब बनाया गया है, उसे निर्मित घन A अक्षर वाले फलक के विपरीत वाले फलक पे कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जो होगा A के विपरीत I होगा, A के विपरीत I होगा, V के विपरीत U होगा, V के विपरीत U होगा और O के विपरीत जो होगा वो E होगा। तो हमारे पास पूछ रहा है A के विपरीत, तो आंसर हो जाएगा A I होगा। नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में, तो सबसे पहले कहाँ था, पश्चिम दिशा में था, वेस्ट में था। और ये 135 डिग्री मुड़ता है, यानी ये इधर चला गया, इसका मुख अब इधर हो गया। लेकिन फिर से करा कि ये 45 डिग्री मुड़ा, तो अब मुख इसका इस साइड हो गया, यानी इधर क्या होता है, तो इधर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा A। घड़ी में एक दिन में सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B 22 बार होती है। एक दिन में सुइयाँ 22 बार एक दूसरे के ऊपर होती है। नेक्स्ट है, शब्द कैपिटल में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कैपिटल हम लोग लिख लेते हैं, और P से L कितने अक्षर होते हैं, तो वो है 2, और I से L कितने होते हैं, तो ये है 1। मतलब एक I से L में 2 अक्षर होते हैं, वहाँ भी 2 अक्षर, और P से L में भी 3 अक्षर है, वहाँ भी होते हैं। तो यानी पहला और दूसरा 2 ही होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। अक्षरों का उस संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यह अक्षर हो जाएगा ऑप्शन D। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की बेटी की इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B पति है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। चलिए आइए देखते हैं। A B C V U और T 6 दोस्त हैं। V U और T एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। A B और C भी उसी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं। यानी 2 लोग केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं, 3 लोग, और 3 लोग केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं, केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह किए। V C के बाईं ओर बैठे हुए हैं। इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा V A T U C और B। अब कह रहा V C के बाईं ओर बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर, V A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, B T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, C T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो A B के बगल में बैठा है। दक्षिणावर्त दिशा में B के सापेक्ष T की स्थिति क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा इस डायग्राम को देख के। दाईं ओर से तीसरा, विद्यार्थी की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां और नीचे से 32वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। एक कक्षा में राधिका का शीर्ष से 18वां है, यहाँ पर ये 18वां है, यानी ये 17 है, ये 18वां है, और नीचे से 32वां है, यानी ये 31 हो जाएगा और ये 32वां है। तो हो जाएगा 32 + 17। आप इसे जोड़ दीजिएगा, हमारा जो निकल कर आ जाएगा 32 + 17 वही हो जाएगा 49 टोटल कुल संख्या। आंसर हो जाएगा C। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानना है, इसमें से गलत को पहचानना है। तो आइए, ये 1 का Q है, यहाँ पर अगर 8 है तो ये 2 का Q है, ये 3 का Q है, और ये 5 का Q है। 342 अगर कहते हैं तो 7 के Q - 1 है, 7 के Q - 1 है, क्योंकि यहाँ पर 3 होना चाहिए। 343 होता है 7 के Q यहाँ पर। तो आंसर जो हमारे पास जो गलत है वो 342 है। आंसर हो जाएगा D।
इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ है? 9 जनवरी 2015 प्लस 549 दिन हो जाएगा कितना? तो 11 जुलाई 2016 हो जाएगा। 11 जुलाई 2016, क्योंकि इरफान का जन्म 11 जुलाई 2016 को हुआ था। 549 दिन अगर उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा ये बताना है। तो अगर बी से अगर हम के करते हैं तो कितना हुआ? +9 है और 2 से 12 गुना 6 है। उसी तरह के से टी गया है तो +9 है, अब 12 से गुना 6 करेंगे तो 72 है। टी से +9 करेंगे तो सी होगा, और 72 को क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 432। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, और ये कितना है 5 के स्क्वायर, ये 7 के स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 11 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो आ रहा है वो 1 2 3 5 7 11 13 17 19 इस टाइप का आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 11 के स्क्वायर कितना 121 हो जाएगा, और 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए उस विकल्प को चयन करें जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दी गए समूह की संख्याओं के बीच है। तो 16 169 3, अगर 16 -3 करेंगे तो 13 आएगा, 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। उसी तरह किया गया है कि 18 - 7 करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी 11 के होल स्क्वायर बराबर 121। 21 - 2 के होल स्क्वायर किया गया है, यानी 19 के होल स्क्वायर 361। 6 4 4, तो ये हमारे संख्या जो है 6 4 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर बराबर 4। तो उस विकल्प में ए समूह का संबंधित अगर हम देखते हैं तो 13 - 9 करेंगे उसका स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर बराबर 16। तो आंसर हमारे पास आ जा रहा है ए। राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है? तो सिंपल सी है, 7 + 8 + 3 जोड़ देंगे तो 18 केला हो जाएगा, और एक दर्जन में 12 केला होता है, 12 से भाग दे देंगे, यानी 3/2 दर्जन खाता है, 3/2 दर्जन। आंसर हो जाएगा सी। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था से बनते हैं? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस स्टेज से। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र एस स्टेज की प्रावस्था है। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जीवन अवस्था में आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है। इस अवस्था में डीएनए संश्लेषण की अवस्था होता है। G2 अवस्था में विभाजन की तैयारी होता है, और M अवस्था में इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। सही कथन का पहचान कीजिए, सही कथन का पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा सी। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित गैसों में उनके सूत्रों को मिलान करें। तो मीथेन का ये हो जाएगा, और मीथेन एथेन का जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। अब प्रोपेन की अगर हम बात करें तो C3H8 हो जाएगा प्रोपेन का, और ब्यूटेन की बात करते हैं तो C4H10 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। वयस्कों में भी इसकी कमी से हड्डियों में छींद और लचीली हो जाती है। इस दशा को ऑस्टियोमालाइसिस कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MgOH के होल ट्वाइस। सबसे कम क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइस है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ए B Mg और Ca। तत्वों का समूह धात्विक गुणों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति होती है जो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा डी। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। ये गलत है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। सही है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। बिल्कुल है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। ये भी सही है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन है? आंसर हो जाएगा बी नायलॉन।
पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा क्या है? नायलॉन है। नायलॉन पहला व्यावसायिक रूप से सफल संश्लेषित बहुलक है। और बेकेलाइट सबसे पहला पूरी तरह से बनाया गया कृत्रिम बहुलक है। रेयॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थ सेलुलोज से होता है। और नायलॉन को एकलक हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एडिपिक अम्ल है। नायलॉन का एकलक हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एडिपिक अम्ल है। नेक्स्ट है मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक समान त्वरण वाली गति का। एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन का उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है, जी का मान वो क्या होता है? वो नियत रहता है। समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटोजोआ किस रोग का रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया। प्रोटोजोआ मलेरिया रोग के रोग कारक होते हैं। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, पीमाक्विन औषधि लेनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता? प्रशीतक का उपयोग सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर में 3 मुख्य भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। नेक्स्ट है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एस तरंगे। एस तरंगे भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और उसे भूकंपीय तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त में खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें ये तीनों तैरते रहते हैं। प्लाज्मा संपूर्ण रुधिर में 55 से 60% भाग होता है, और प्लाज्मा में 90 से 92% जो होता है वो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो खाली स्थान को दर्शाती है। आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों द्वारा अपवर्तन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष 2 तरह के होता है, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष 2 अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एवं एक विक्षेपण से बनता है, और इस पर आँख पे 42 डिग्री का कोण बनता है, 42 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है 2 परावर्तन, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 1 पूर्ण विक्षेपण से बनता है, और इस पे आँख पर आंतरिक कोण जो होता है द्वितीयक पे वो बनता है 52.5 डिग्री बनता है। नेक्स्ट है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुमस्तिष्क से। किससे होता है? शरीर की भंगिका का और संतुलन का नियंत्रण अनुमस्तिष्क से होता है। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। पेशीय गति में समन्वय, भंगिका बनाए रखना तथा संतुलन बनाए रखने का प्रमुख कार्य है। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अगले आकृति में रंगा हुआ वर्ग जो है एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, इसलिए प्रश्न आकृति के स्थान पर उत्तर ए ही आएगा। चलिए कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ पनीर बटर है। एक तो अगर हम यहाँ पर पनीर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा बटर। और कह रहा है सभी जो तेल है वो बटर है। यहाँ पर जो तेल है वो बटर है। क्या है? बटर है। कोई भी बटर द्रव नहीं है। यहाँ पर कोई भी बटर जो है वो द्रव नहीं है। तो पहला कह रहा है कोई भी तेल द्रव नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई बटर पनीर है, कुछ बटर पनीर है, सही है। सभी बटर तेल हैं, सभी बटर तेल हैं, ये गलत है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, 1 और 2 ही अनुसरण करते हैं। चलिए फिर से कथन और निष्कर्ष का है। कुछ संतरे पीले हैं। कुछ जो है यहाँ पर ये संतरे हैं और ये क्या हैं? पीले हैं। और कुछ पीले जो हैं वो अंगूर हैं। क्या है? अंगूर है। तो कह रहा है कुछ संतरे अंगूर हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी अंगूर पीले हैं, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कैसे होगा? भूमिका निर्धारण होगा सबसे पहले, उसके बाद अभिनय होगा,
उसके बाद फिल्म की शूटिंग होगी, उसके बाद जो होगा वो संपादन होगा, उसके बाद फाइनल फिल्म बनेगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। वह सही विकल्प चुने दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहला जो होगा वो होगा रिलेटेबल, उसके बाद होगा रिलेटेड और लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो रिलेटिव होगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बताएं कि किस आकृति को निकाल दिया जाए ताकि एक से शुरू करके सभी आकृतियों को एक पैटर्न में फिट हो सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। थर्ड को अगर हम निकाल देते हैं तो सभी विकल्प का चयन करके दिए गए पैटर्न के अनुपस्थिति भाग को पूरा करें। इस प्रश्न में अगर आपको देखना है कि कैसे सोल्व किया गया है तो यहाँ जो है प्लस और माइनस को क्लॉकवाइज अगले बॉक्स में शिफ्ट हो रहा है। प्लस और अथी को ये अगले में शिफ्ट हो रहा है, ये अगले में हो रहा है और ये जो है हमारे पास वो अगले ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि शिफ्ट बॉक्स में शिफ्ट हो रहा है, जबकि भागा एक बॉक्स छोड़कर एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो रहा है। ये भागा जो है यहाँ था, मैंने यहाँ था, इसको क्या कर रहा है अगले ब्लॉक में, और ये एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में, और ये सब क्लॉकवाइज है। तो तीसरा हटा देंगे तो ये फिट बैठेगा। 143 का कितना हो जा रहा है तो वो बी हो जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्हों में कौन सा पद स्थापित करेगा। तो आइए थोड़ा सा ये बढ़िया प्रश्न है, इसे अच्छे से देखते हैं। 22 से x है -1 किया है, x से w है -1 है, w से v है -1 है, v से u गया है -1 है, u से क्या जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन टी। तो एक अक्षर तो हमें मिल गया टी, क्या मिल गया टी। नेक्स्ट देखते हैं 7 से हमारे पास 14 गया, ये देखना है तो +7 किया गया है। फिर 14 से हमारे पास क्या किया गया है 23 किया गया है, तो ये कितने हैं तो ये 9 जोड़ा है। और 23 से ये 34 किया गया है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है तो ये 11 जोड़ा गया है, यानी 2 बढ़ के जुड़ रहा है। और 34 से 47 किया गया है, अब इसमें से 13 जोड़ा गया है। और इसमें 47 से कितना करेगा तो 47 प्लस क्या हो जाएगा 15, 47 प्लस 15, तो ये हमारे पास जुड़ के जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 62। कितना आ जाएगा दूसरा अक्षर जो हमारा मिल गया 62। अब तीसरा में देखिए क्या किया गया है, 7 से 9 किया गया है, 7 से 9 किया गया है +2 है, 9 से 11 है +2 है, 11 से 13 है +2 है, 13 से 15 है +2 है, अब 15 से क्या हो जाएगा +2 17। तो हमारे पास ये आ जाएगा 17। आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो है बी, 62 टी 17, आंसर हो जाएगा बी, ये है आंसर। अगला है उस बेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना, केनरी। इसका सही हो जाएगा अगर हम इसे देखते हैं क्या तो सी को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर केनरी, और ये केनरी आ जाएगा किसमें पक्षी में, और ये हो जाएगा ट्यूना में। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। यदि दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निम्नलिखित में से सही प्रतिबिंब का चयन क्या होगा। इधर अगर रखा गया हो दाईं ओर तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। उस आकृति में वर्गों की संख्या गणना करना है, वर्ग की संख्या गणना करना है। यहाँ 1 2 1 2 3 4 है, यानी 4 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3, टोटल जो हो जाएगा वो 11 वर्ग, आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है गणितीय चिन्हों को वही सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, अगर ये रखते हैं तो ये संतुलित हो जाएगा। अगला है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय संख्याओं के मध्य है। सबसे पहले देखना 7 3 40 किस तरह है, तो 7 के स्क्वायर और -3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 49 - 9 = 40। तो इस तरह लिखा गया है। ठीक, अगर उसी तरह हम 6 3 27 को देखते हैं, 6 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, यानी 36 - 9 बराबर कितना हो जाएगा 27। आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये बी सही हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 के प्रश्न पत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।